दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरवीर चौहान और आज न्यूज डायरी टुडे पर हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह, जो जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठाने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार संजय सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज डायरी टुडे पर। नमस्कार संजय सिंह जी, लगातार मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूल किन बच्चों के पढ़ने का माध्यम है, बात यहां से शुरू करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकारी स्कूल में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं जिनको ये होता है कि हमको अपनी फीस की बचत हो जाए, बच्चों के दोपहर के खाने की बचत हो जाए और हमारा बच्चा निःशुल्क शिक्षा पा सके और पढ़ाई कर सके। क्योंकि हमारा जो देश का कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो कहता है कि 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। अब वो शिक्षा अगर निःशुल्क मिलनी चाहिए, सरकारी मिलनी चाहिए, तो उस शिक्षा को आप स्कूल बंद करके, उनको शिक्षा से वंचित करके, उनके भविष्य को बर्बाद करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 सरकारी स्कूल योगी आदित्यनाथ जी की और बीजेपी की सरकार ने पहले बंद किया। अभी दूसरे चरण में 27,000 स्कूल इनको और बंद करना है। 5,000 स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। अब कारण क्या दे रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते साहब बच्चों की संख्या कम हो गई इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। संख्या बढ़ेगी कैसे? आपने स्कूलों में मिड डे मील में नमक रोटी खाने को दिया, नमक भात खाने को दिया, कभी दाल में कीड़े मिलते हैं, कभी खाने में छिपकली मिलती है। तो आप मुझे बताइए, वो बच्चे मिड डे मील के भरोसे से जो स्कूल जाते थे, उनका क्या आकर्षण रह जाएगा स्कूलों के प्रति? नंबर एक। दूसरा, बिजली का इंतजाम है नहीं, टॉयलेट का इंतजाम है नहीं, डेस्क बेंच का इंतजाम है नहीं, 6 साल के पहले आप बच्चों का एडमिशन लेते नहीं। तो गरीब आदमी भी अपना पेट काट के मजबूरी में 5 साल की उम्र में किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती कराता है, या फिर खराब व्यवस्था के कारण अपने बच्चे का नाम कटवा लेता है, या फिर उसको घर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो कहता है हमें पढ़ाई नहीं करानी बच्चों की। तो इससे उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है और संख्या कम हो जाती है, और आप उसके आधार पर स्कूल बंद कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यह काम हो रहा है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कोई शिक्षा माफिया काम कर रहा है? बड़ा बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि जितने भी अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उसमें मैं ये कहूंगा कि कोई एक दल नहीं, अगर आप खंगालेंगे तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग मिल जाएंगे। उनके प्राइवेट स्कूल चलते हैं और उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर वो ये नहीं चाहते कि जो सरकारी स्कूल की सुविधा है, जिस तरह से वहां पे फ्री में बच्चे पढ़ लेते हैं, वो तो वहां रहता नहीं। तो अगर सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा तो प्राइवेट स्कूल में लोग एडमिशन कराएंगे कैसे? तो एक शिक्षा माफिया का भी गिरोह है जो कि इसके पीछे कहीं ना कहीं शामिल है, और उसके कारण से स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन हो बहुत गलत रहा है, क्योंकि मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बच्चा, जो बड़े असहाय रह के अपनी जिंदगी बिताते हैं, उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे और आपने वो स्कूल बंद कर दिया। इस बारे में आम आदमी पार्टी की क्या सोच है? आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर 10 साल हमने शासन किया, और दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है उसको हमने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया। यहाँ सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ, एथलीट के ग्राउंड बने, हॉकी के ग्राउंड बने, एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने, डेस्क बेंच अच्छे हमने रखे, एक माहौल, एक पढ़ने लायक माहौल बच्चों को दिया। और इसीलिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ा और इंटर का रिजल्ट
सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आया लगातार 8 साल तक। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। तो दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल की शिक्षा को बहुत बेहतरीन किया है, और उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। मैं स्वयं जिले जिले में जा रहा हूं और बच्चों के स्कूल जहां बंद हो रहे हैं उन बच्चों के अभिभावकों के साथ, उन बच्चों के साथ वहां पे जाके बैठते हैं। जो 2-3 किलोमीटर स्कूल उनका दूर किया गया है उतनी दूर तक की पदयात्रा करते हैं उन बच्चों के साथ और उनके परिवारों के साथ। और सरकार के ऊपर हम लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अपना ये फैसला वापस ले। संसद में भी मैंने 267 का नोटिस इस विषय पर चर्चा के लिए दिया था, जो अभी तो फिलहाल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आगे फिर मैं प्रयास करूंगा। हाई कोर्ट में ये मामला लखनऊ में चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने जा रहा हूं इस पूरे मुद्दे पे। तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों का स्कूल बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और आपने ठीक कहा, अकेले उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, उत्तराखंड भी है, आसाम भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है, तमाम सारे राज्य हैं जहां पे कि सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। संजय सिंह जी, 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कौन से बड़े बदलाव करेंगे? वो तो आगे की बात है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी 2 राज्यों में हमको मौका मिला, एक दिल्ली और एक पंजाब। दोनों राज्यों में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं विश्व स्तरीय की है। और इन दोनों राज्यों के अंदर हमारी सरकार का जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा हम दिल्ली में देते रहे और पंजाब में भी हम उसी काम को कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की भी यही प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग बच्चों का जीवन सुधारने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर से बेहतर दें, प्राइवेट स्कूल से बेहतर दें, और जिसमें बच्चों को पढ़ के ये गर्व हो कि हाँ, हम सरकारी स्कूल का मतलब कबाड़ा स्कूल नहीं है। सरकारी का स्कूल का मतलब वो स्कूल नहीं है जहां पे कि मिड डे मील में नमक रोटी खाने को दी जाती है। सरकारी स्कूल का मतलब वो नहीं है कि जहां पे बिजली नहीं है, पंखे नहीं है, जहां पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। सरकारी स्कूल का मतलब है प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर, जहां खुशी खुशी माँ बाप, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज सके। इस बार मानसून सत्र में पहलगांव हमले को लेकर काफी हो हल्ला और चर्चा हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? कि जो पहलगाम की घटना हुई वो बहुत ही दुखद थी, पीड़ादायक थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और पूरा देश ये चाहता है कि वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, उन सबको मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हमारी सरकार उस तरफ अभी सफलता नहीं पा पाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो खूंखार आतंकवादी पकड़े जाएंगे। इसके अलावा जो पीओके है, जहां पे इन्होंने आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान ने बना रखा है, उस पीओके पे भारत का कब्जा होना चाहिए। बलूचिस्तान में जो असंतोष चल रहा है वहां के लोगों में, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता है। तो पाकिस्तान आज की तारीख में अपने कुकर्मों के कारण आप ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने आतंकवाद और नफरत की राजनीति को जो बढ़ावा दिया और पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रमुख देश पाकिस्तान है, तो उसको सबक सिखाने और जवाब देने का बेहतरीन मौका था। और हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी उनके पास थी। हमारी सेना 21 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर सकती थी, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी। लेकिन ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया, जिसपे पूरे देश के लोगों के मन में दुख है कि आपने ऐसा क्यों किया। और वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था इस बात के लिए कि जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े हैं उनको हम लोग उजाड़ेंगे। तो अभी वो तो बचे हुए हैं,
और इन सारी बातों पे सरकार से जवाब मांगे। संजय सिंह जी, हमारे दर्शकों को बताइए, इस बार आपके और आम आदमी पार्टी के क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिन्हें आप संसद में उठाना चाहेंगे? देखिए, इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा है। बिहार में आपने लगभग 65 लाख वोट काट दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर लाख 2 लाख वोट के अंतर पे 10-10 20-20 सीट का फर्क हो जा रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं 65 लाख वोट अगर कट गए तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने दे दिया। तो एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जो सदन में हम लोग उठाएंगे। बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस मुद्दे को हम लोग सदन में मजबूती से उठाएंगे। और जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल से सोमवार या मंगलवार से उसकी चर्चा शुरू होगी। तो उस चर्चा में हम लोग हिस्सा लेंगे और जो सवाल लोगों के मन में है वो सवाल उठाने का प्रयास वहां पे भी करेंगे। इसके अलावा आज की तारीख में बुलडोजर एक बहुत बड़ा भय और आतंक का कारण बन गया है। और खासतौर से दिल्ली की बात मैं अगर करूं, जहां से मैं सांसद हूं, इस दिल्ली में बुलडोजर बिहार के, यूपी के, पूर्वांचल के लोगों को टारगेट करके चलाया जा रहा है। और उनको ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए उनके घरों पर बुलडोजर चला दो। मद्रासी कैंप में भी बुलडोजर चलाया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आज के समय में जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कितने मेहनत और परिश्रम से एक व्यक्ति अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, बड़ी मेहनत करके वो थोड़ा बहुत अपना एक आशियाना खड़ा करता है, आप उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। तो एक लाइन है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। तो बस्तियों को मिटाया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये मुद्दा भी हम लोग सदन के अंदर उठाए। जिस प्रकार पूरे देश को हैरान करते हुए उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा दिया, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है वो बहुत ही अप्रत्याशित घटना है भारतीय राजनीति में। ये कोई सामान्य घटना नहीं है और वो कोई सामान्य पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति नहीं थे, वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो व्यक्ति शाम को 5 बजे तक मीटिंग ले रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और 7 सवा 7 बजे इस्तीफे की खबर आ गई। तो ये एक बड़ा अचंभित करने वाला फैसला पूरे देश के लिए है। तो प्रधानमंत्री को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनको फेयरवेल भी नहीं दिया गया। तो इसका मतलब कि जरूर स्वास्थ्य कारण तो एकमात्र कारण नहीं है, इसके पीछे कुछ और साजिश है। आपको क्या लगता है इस बार उपराष्ट्रपति कौन होगा? बीजेपी का, किसी अन्य दल का, या फिर कोई नया चेहरा? बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे जो नाम चर्चाओं में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, कभी उसका तो मैंने नहीं देखा कि वो चीज तय होती हो। तो कोई ऐसा फैसला करेंगे जो आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा कि अरे इसके नाम पे कैसे विचार हो। संजय सिंह जी, आप और आपकी पार्टी दोनों जन आंदोलन और संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, तो जो आपको फॉलो करते हैं या जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर छोटे मोटे संगठनों में या बड़े संगठनों में कार्य कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह संसद में या विधानसभा में लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सामाजिक जीवन में जा रहे हैं, या तो आपके पास घर का सपोर्ट हो, घर वाले आपको आर्थिक तौर पे मदद करते हो और आप समाज की सेवा में अपना समय दे रहे हैं, अच्छी बात। वरना अपने रोजगार का, अपने आर्थिक उसका कोई साधन आप बनाइए। कहां से आपको आमदनी होगी पैसे की, आपका जीवन कैसे चलेगा ईमानदारी से, उसके लिए क्या काम आप करेंगे, और उसके बाद जो समय बचता है आप सेवा के काम में लगाइए। और अगर आपकी परिवार की स्थिति मजबूत है, लोग कहते हैं कि नहीं तुम समाज की सेवा करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो अच्छा है, फिर आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप लोगों की सेवा कीजिए। लेकिन राजनीति में और
ऐसे कोई एनजीओ बना के सेवा करने में एक बुनियादी फर्क है। जब आप राजनीति में होते हैं तो आपके हर काम को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है, इस चश्मे से देखा जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। तो हालांकि एनजीओ के काम में भी अब ऐसा ही लोग सोचते हैं कि इनका कोई स्वार्थ होगा। तो आपको अपने काम से यह साबित करना पड़ेगा कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर राजनीति में है तो भी, और कोई अगर सामाजिक संस्था चला रहे हैं तो भी। तो मैं इस देश के युवाओं से यह कहना चाहूंगा कि लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं बनना चाहता, कोई अशफाक उल्लाह नहीं बनना चाहता, कोई रोशन सिंह राजेंद्र लाड़ी नहीं बनना चाहता, कोई खुदीराम बोस नहीं बनना चाहता, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, कोई महात्मा गांधी के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर नहीं चलना चाहता। ये इस देश का दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं को इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस देश को बनाने में उन्होंने क्या योगदान दिया और आप क्या योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में सोच के काम करना चाहिए। जरूर कुछ आप अपने जीवन में कीजिए, वरना तो लोग पैदा हुए हैं तो एक दिन दुनिया छोड़ के जाएंगे, ये सच है। लेकिन जो वक्त ईश्वर ने आपको दिया है इस धरती पर, तो कुछ बेहतर काम करके जाइए जिससे लोग आपको याद रखें। संजय सिंह जी, एक बहुत बड़ा वर्ग देश का ऐसा है जो आपको और संसद में आपके भाषणों को दोनों को सोशल मीडिया पे खूब शेयर करता है और सुनता है। ऐसे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एक बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, मैं आज भी ये मानता हूं, और मैं लोगों से यही कहूंगा कि बस ऐसे ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं मजबूती से इस देश के लोगों की आवाज देश के सर्वोच्च सदन में उठा सकूं। इस बात की चिंता किए बगैर कि किसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और इसलिए कई बार मेरी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या सत्ता पक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन हालात ऐसे हैं इस देश के कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता, सच को सच कहना पड़ेगा और उसी काम को मैं कर रहा हूं। संजय जी, शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आप जितने अच्छे वक्ता हैं उतने ही अच्छा आप गीत भी गाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना के सुनाएं। एक गीत है, क्रांतिकारी गीत, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का गीत है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है, नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तेरी अपनी खामियों पर क्यों नहीं नजरें पड़ी, तेरी खातिर दम कदम पर मौत मुंह बाए खड़ी, तू है बेपरवाह लेकिन तू है बेपरवाह, लेकिन जिम्मेदारी है बड़ी, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष इतनी बेबाकी से हमारे और हमारे दर्शकों के साथ रखने के लिए।